तो इसमें आज जैसे मैंने बताया ना कि जम्मू कश्मीर के मामले में जानते हैं पूरा, तो 3 बिंदुओं पे मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे इसमें जम्मू कश्मीर के मामले में। एक तो स्वतंत्रता के समय क्या पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, फिर स्वतंत्रता के बाद क्या चेंजेज आए, इसमें क्या परिवर्तन आए, और 5 अगस्त 2019 को फिर इसमें एक बार बड़ा परिवर्तन आया, तो वो परिवर्तन क्या था और वर्तमान में स्थिति क्या है। तो मतलब हम जो इसमें जानने की कोशिश करेंगे, मैंने जैसे बताया कि पहला बिंदु जानेंगे कि 1947 में 15 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उस समय पर जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी, और उससे बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसे बदलती रही, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम किस प्रकार से चले, और फिर 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ और उसके बाद क्या स्थिति हुई, इन सारे बिंदुओं पर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जिस समय पर भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का भाग नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था। उसने और जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों रियासतों ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों से ही समान दूरी बनाकर अलग रहने का निर्णय लिया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम फिलहाल जम्मू कश्मीर पे ही फोकस करके चलते हैं, तो जम्मू कश्मीर ने भारत में अपना विलय नहीं किया था। जम्मू कश्मीर के महाराज जो थे हरी सिंह, वो हिंदू थे और वहां की जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तानी सेना है उसने जम्मू कश्मीर के कबायली कबायली यानी कि जो वहां के मूल निवासी थे और उत्तरी क्षेत्र में रहते थे, खासतौर से गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र के जो रहने वाले थे, उनके साथ मिल करके और जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन जम्मू कश्मीर महाराज जो थे उन्होंने न पाकिस्तान के साथ विलय किया था न भारत के साथ विलय किया था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने बौखला करके 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर महाराज ने भारत से सहायता मांगी युद्ध में, और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। ये जो विलय पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं इसको, ये विलय पत्र वही विलय पत्र था जिसको ब्रिटेन की संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत बनाया था, डिजाइन किया था, और जितनी भी रियासतों ने भारत या पाकिस्तान के साथ विलय किया था वो इसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया था। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर महाराज ने भी उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत के साथ कर दिया। यानी इसको जो हाईलाइट करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम था, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गया। और इसी उपलक्ष्य में फिर भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर उतार दी। पाकिस्तान के साथ भारत का पहला युद्ध हुआ 1947 में, लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है काफी अंदर तक बढ़ आया था और उसने जम्मू कश्मीर का काफी भाग अपने कब्जे में ले लिया था जब तक भारत की सेना वहां पहुंची तब तक। बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता की और दोनों पक्षों में युद्ध विराम हुआ, और ये तय हुआ कि जब तक कोई अंतिम समझौता होगा तब तक जो सेना जहां पर है वो वहीं पर रहेगी। यानी जो भाग पाकिस्तान ने जीत लिया था वो वहीं उसके कब्जे में रहेगा, और जहां तक भारतीय सेना थी वो भारत के कब्जे में रहेगा। तो इस तरह से दोनों सेनाएं जहां पर थी वहीं यथास्थिति बनाए रखने का आदेश संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया, और उस रेखा को नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जिसे शॉर्ट में एलओसी कहते हैं। तो फिलहाल जो पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा है वो एक तरफ पाकिस्तान की मतलब हिस्से में है और दूसरी तरफ वो भारत के हिस्से में है। और ये जो एलओसी है, अभी मैप दिखाऊंगा मैं आगे, तो ये जो एलओसी है, एलओसी के पाकिस्तान वाले हिस्से में खासतौर से 3 भाग हैं। एक भाग है मुजफ्फराबाद, अभी मैप में दिखाऊंगा मैं, तो उसको तो कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
दूसरा भाग है गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिन्हें कहते हैं उत्तरी क्षेत्र या नदर्न एरिया, और इन पे पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। तो दो भाग हो गए पाकिस्तान के कब्जे में, एक भाग कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर या मुजफ्फराबाद, और दूसरा भाग कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान या उत्तरी क्षेत्र। अब जो एलओसी है उसके पूरब में जो भाग है, वो भाग जो है भारत के कब्जे में है, और भारत के कब्जे में जितना भाग है उसमें भी लद्दाख के पूर्वी हिस्से में अक्साई चिन है, जिसपे 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, और अक्साई चिन और लद्दाख के बीच की सीमा एलएसी कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी और एलएसी में कंफ्यूजन नहीं करना है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में है, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारतीय कश्मीर और अक्साई चिन के बीच में स्थित है। अक्साई चिन वो भाग है जिस पर चीन का नाजायज कब्जा है, और कश्मीर के उत्तर में ट्रांस काराकोरम क्षेत्र कहलाता है, उस पर भी चीन का कब्जा है, हालांकि भारत इस पर अपना दावा नहीं करता है। तो इस तरह से 4 क्षेत्र मतलब हो गए कश्मीर के जो दूसरों के कब्जे में। एक तो मैंने बताया था पहले, जैसे मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चिन और ट्रांस काराकोरम। और ये जो ट्रांस काराकोरम का क्षेत्र है 1963 में पाकिस्तान ने इस पे चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया, हालांकि मैंने जैसे कहा ना कि भारत ने इस पर कभी विरोध नहीं किया है। तो इस तरह से ये स्थिति कश्मीर की है। अब इसमें टोटल जो कश्मीर का हिस्सा आप नक्शे में देखते हैं, मैप में देखते हैं, उसमें से 55% भाग तो भारत के पास है, 30% भाग पाकिस्तान के पास है, और 15% भाग चीन के पास है। तो इस तरह से 3 जो भाग हो गए। ये इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, नीचे भारतीय अधिकार वाला भाग, इसको चीन अधिकार वाला भाग समझना। तो पहला भाग देखो, एक बार मैं बोल रहा हूँ, करेक्शन कर लेना। भारतीय अधिकार वाला भाग 55%, पाक अधिकार वाला भाग 30%, और भारतीय अधिकार वाला भाग 15%, चीन अधिकार वाला भाग 15%। तो इस तरह से हमारे हिस्से में सिर्फ 55% भाग है फिलहाल। अब देखो ये जरा मैप से देखते हैं इसको। मैप में सबसे पहले ये वाला जो मैं इधर पॉइंटर ले जा रहा हूँ, देखो ये पहले तो ये पूरी सीमा देखो, जहां जहां होकर के पॉइंटर जा रहा है, ये कश्मीर है जो 15 अगस्त 1947 से पहले महाराज हरि सिंह के अधिकार में था। ये रेड लाइन जो है पूरी, ये कश्मीर की डिमार्केटेड बाउंड्री है पूरी, इस तरह से, ठीक है, एक पॉइंट। अब देखो यहां से मैं पॉइंटर घुमाऊंगा, ये जो सीमा है, ये इसके साथ ये जो पॉइंटर चल रहा है, ये सीमा एलओसी कहलाती है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर 26 अक्टूबर 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं डटी, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं डटी हुई थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है। अब इसी में देखो ये पॉइंटर में घुमा रहा हूं, यहां से ये वाला हिस्सा, ये इतना, ये पीओके कहलाता है। मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, ये मुजफ्फराबाद है, पीओके कहलाता है। और फिर ये वाला हिस्सा देखो, ये जहां पॉइंटर घूम रहा है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसे नदर्न एरिया कहते हैं। तो ये हिस्सा नदर्न एरिया और ये हिस्सा पीओके, ये पूरा हिस्सा मिलाकर के 35% है कश्मीर का, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। अब देखो ये रेड लाइन के नीचे ये वाला जो हिस्सा, ये ट्रांस काराकोरम हिस्सा है, ट्रांस काराकोरम क्षेत्र कहलाता है, जो चीन के कब्जे में है, और भारत भी इस पे अपना कोई दावा नहीं करता है। तो फिलहाल ये तो डिस्प्यूटेड ना कहेंगे इसको, तो ऐसे को तो भारत दावा नहीं करता और चीन के अधिकार में है। अब देखो फिर मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है, ये वाली, ये एलएसी कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो 62 में चीन ने हमसे जीत लिया था। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, तो ये अक्साई चीन का एरिया जीत लिया था। तो भारत इसको अपना हिस्सा मानता है। ये कश्मीर का 15% है। तो ये अक्साई चिन, और ये वाला जो हिस्सा है अब जो बचा हुआ, ये भारतीय कश्मीर कहलाता है, भारत के हिस्से में है। तो इस तरह से इससे मैप से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब जो भारत तो इसको पूरे कोई कश्मीर को अपना कहता है, तो अभी लगे हाथ डिस्कस तो आगे करेंगे, लेकिन मैं ये जो बगल वाला लेफ्ट हैंड की तरफ मैप है, तो इसमें देख ले कि ये जो आसमानी रंग है, ये लद्दाख है,
भारत ने अभी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, तो ये लद्दाख है और ये जो येलोइश क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर है। तो ये दोनों भारत ने पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, तो वो इस तरह से बना दिए हैं। यानी कि येलोइश वाला भाग जम्मू कश्मीर और ये वाला भाग लद्दाख। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैप के साथ दिखाना थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा, तो इसलिए अब आपकी समझ में ये पूरा भाग आ गया होगा कि किस तरह से ये कब्जा कर रखा है। तो फिर एक बार कि ये वाला भाग पूरा जो हल्के रंग में है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इधर ये वाला भाग चीन के कब्जे में है, और ये हल्का सा जो येलोइश भाग है ये भारत के कब्जे में है। लेकिन भारत, ध्यान रखना, इसको पूरे को अपना कहता है, और इसी से फिर भारत ने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भाग इसके बना दिए हैं। तो इस तरह से ये जम्मू कश्मीर का मामला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि जब जम्मू कश्मीर महाराज ने विलय कर दिया इसमें भारत में, तो भारत के नेताओं ने खास तौर से अपनी अच्छाई को दिखाते हुए, सदाशयता को दिखाते हुए, वहां के महाराज हरी सिंह और जम्मू कश्मीर के उन दिनों के एक लोकप्रिय नेता हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला, अभी जो फारूक अब्दुल्ला हैं इनके पिताजी थे, तो वो काफी लोकप्रिय थे वहां की जनता में। तो उन दोनों से एक वायदा किया कि चलो, आपने अभी मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है, लेकिन हम अभी आगे चल करके जम्मू कश्मीर की एक विधानसभा जब बनेगी और जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान सभा हम बनाएंगे, वो दोनों भी इस विलय पत्र को जब मंजूरी दे देंगी, तब भारत का विलय भारत में माना जाएगा। ये उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया। हालांकि ध्यान रखना है कि ऐसी कोई शर्त महाराज हरि सिंह ने भारत के नेताओं के सामने रखी नहीं थी, लेकिन बस जैसे कहते हैं ना कि एक आदर्शवादिता, तो आदर्शवादिता के वशीभूत होकर के और भारत के नेताओं ने उनसे ये वायदा कर दिया था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को, इसी वायदे के अंतर्गत भारतीय नेताओं ने संविधान में विशेष दर्जा देने के लिए वायदा कर दिया कि जम्मू कश्मीर की एक अलग संविधान सभा होगी और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा और जम्मू कश्मीर का शासन उस संविधान से चलेगा। इसके लिए 1949 में, नवंबर 1949 में संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया इन वायदों को पूरा करने के लिए। यानी कि जो वायदे भारत के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह और वहां के नेता शेख अब्दुल्ला के साथ किए थे, उन वायदों को निभाने के लिए नवंबर 1949 में संविधान में एक विशेष उपबंध, जो अस्थायी था, ध्यान रखना है, एक टेम्परेरी प्रोविजन था, 370 जोड़ा। और इसमें ये प्रावधान बोला गया, मतलब किया गया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान सभा होगी जो वहां का संविधान बनाएगी और जम्मू कश्मीर का शासन वहां के संविधान के हिसाब से चलेगा। और इस वायदे को पूरा करते हुए 1951 में वहां पे संविधान सभा के चुनाव कराए गए और एक संविधान सभा गठित हुई, और इसी के अंतर्गत शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री की बजाय वहां पर नाम दिया गया प्रधानमंत्री का। और एक समझौते के अंतर्गत जो महाराज हरि सिंह थे उनको तो सत्ता से अलग कर दिया गया और उनके जो बेटे थे कर्ण सिंह, उनको सदर रियासत यानी गवर्नर नियुक्त किया गया। नाम पे ध्यान देना है कि पूर्व में गवर्नर को वहां पे सदर ए रियासत कहते थे और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। ये स्थिति चली वहां पर 1964 तक, अभी आगे देखेंगे इसको। तो इस तरह से शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने और हरि सिंह के पुत्र जो है कर्ण सिंह को सदर रियासत नियुक्त हुए। और 1952 में फिर शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता 1952 कहते हैं, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 कहते हैं, जिसमें राज्य को काफी हद तक स्वायत्तता दे दी गई। यानी ये बोला गया कि खास तौर से 3 चीजें, यानी कि एक तो संचार यानी कम्युनिकेशन, एक मुद्रा यानी करेंसी, और एक विदेशी संबंध यानी फॉरेन रिलेशंस। ये 3 तो केंद्र के हाथ में होंगे। इन 3 मामलों पे तो केंद्र मतलब निर्णय लेगा और बाकी सारे जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार खुद तय करेगी। तो मतलब जम्मू कश्मीर को काफी हद तक स्वायत्तता दे दी गई 3 बिंदुओं को छोड़ करके। तो दिल्ली समझौता 1952 में किस किस के बीच में हुआ? प्रधानमंत्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। और मुख्य रूप से क्या बिंदु थे कि भारत सरकार ने अपने हाथ में 3 चीजें रखी, यानी मुद्रा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन यानी संचार, और बाकी सारे मामले, अधिकांश मामले जो थे वो राज्य को सौंप दिए। तो इस तरह से ये सरकार चली। लेकिन 1953 में शेख अब्दुल्ला के मन में कुछ खोट आया और वो जो है
जम्मू कश्मीर को, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद नाम मिल गया था उन्हें, तो फिर वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कराने का सोचने लगे और यूएस के साथ यानी अमेरिका के साथ भी उन्होंने मिल करके इस पर काम करना शुरू किया। तो एक षड्यंत्र में वो शामिल हो गए। तो लिहाजा 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करके और उनके स्थान पर बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो जम्मू कश्मीर के अगले प्रधानमंत्री बन गए बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे वो दिल्ली के साथ मिलकर के और काम करने लगे, दिल्ली के साथ सहयोग करके काम करने लगे, यानी केंद्र सरकार के साथ में। और इस तरह से जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी, संविधान सभा सॉरी, जो 1951 में जिसका चुनाव हुआ था, उसने 15 फरवरी 1954 को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय पर मोहर लगा दी। याद करो, जो भारत के नेताओं ने वायदा किया था कि हम इस विलय को तभी मानेंगे जब वहां की संविधान सभा विलय पे मतलब मोहर लगा देगी। तो इस तरह से वहां की जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भी भारत में विलय पर मोहर लगा दी, तो वो वायदा भी पूरा हो गया। इसके बाद मई 1954 को 370 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की सहमति से एक आदेश जारी किया। आदेश का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। और इस आदेश के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, ध्यान रखना है, जिसमें राज्य विधानसभा को यह अधिकार दिया गया कि राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा राज्य विधानसभा तय करेगी। तो इसने स्थायी निवासी की जो परिभाषा तय की, उसमें उसके आधार पर ही फिर वो अपने यहाँ पे नौकरी देने लगी, अपने यहाँ जमीन खरीदने का अधिकार देने लगी, और वहां पर जो योजनाएं राज्य की चलती थी उनमें लाभ जो था वो भी वहां के स्थायी निवासियों को दिया जाने लगा। और इसी आदेश के द्वारा, जो 1954 का राष्ट्रपति का आदेश था, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 में एक प्रावधान किया गया कि भारत की संसद जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम, क्षेत्र या उसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ राष्ट्रपति के आदेश के साथ 1954 में। और इसी के साथ में फिर 1956 में संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान का निर्माण कर दिया, जो कि 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया। तो इस तरह से भारत सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी 1957 को नया संविधान लागू हो गया और जम्मू कश्मीर का शासन वहां के संविधान से चलने लगा। भारत के संविधान के सिर्फ 2 अनुच्छेद वहां पे लागू होते थे, एक तो अनुच्छेद 1 जिसमें जो भारत के राज्यों से संबंधित है, और दूसरा अनुच्छेद 370। ये स्थिति है, ध्यान रखना, 1956-57 की। अब धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगे वहां पे। तो पहला परिवर्तन आया, मुख्य परिवर्तन, मेजर जो चेंजेस थे, कि नवंबर 1964 को प्रधानमंत्री का पद नाम बदल करके मुख्यमंत्री कर दिया गया और सदर रियासत का नाम बदल करके राज्यपाल कर दिया गया 1964 में। फिर आगे चल करके धीरे धीरे करके राष्ट्रपति के आदेश पारित होने लगे। जो 54 में पहला आदेश पारित हुआ था, उसी तरह के 1954 से लेकर के 1994 के बीच में, यानी लगभग 40 साल में, कुल 47 आदेश राष्ट्रपति ने पारित किए 370 के अनुच्छेद के अंतर्गत। इन आदेशों के माध्यम से धीरे धीरे करके भारत के संविधान को लगभग पूरी तरह से वहां लागू कर दिया गया। यानी कि संघ सूची के जो 97 विषय थे उनमें से 54 विषय लागू हो गए वहां पे, और संविधान के कुल 260 अनुच्छेद हमारे वहां पे लागू होने लगे। तो ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे करके भारत सरकार वहां परिवर्तन करती रही। और जो 54 में स्थिति थी, देखो कि भारत के सिर्फ 2 अनुच्छेद वहां लागू होते थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, बाकी अनुच्छेद लागू नहीं होते थे। वो स्थिति उलट करके 1994 तक पहुंच गई कि भारत के संविधान के कुल 260 अनुच्छेद वहां लागू होने लगे, और जो संघ सूची में 97 विषय हैं उनमें से भी 54 विषय वहां लागू होने लगे। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके अनुच्छेद 370 कमजोर होने लगा वहां पे, और भारत का संविधान वहां पे हावी होने लगा, भारत का संविधान वहां पे मुख्य रूप से लागू होने लगा। ये स्थिति मतलब बनती चली आई धीरे धीरे करके, जिसे हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अलगाववाद की बात घर करती जा रही थी, और खास तौर से 1989 के बाद, 1989 के बाद जो वहां पे आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये लगने लग गया था कि भारत से प्रत्यक्ष युद्ध के द्वारा जम्मू कश्मीर को आजाद कराना संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 1947 का जो पहला युद्ध था, उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर को ही लेकर के। फिर 1971 में एक युद्ध हुआ, हालांकि उसमें जम्मू कश्मीर इशू नहीं था,
लेकिन फिर भी जो 1971 का युद्ध हुआ उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर का मामला फोकस में रहा था। और इसके बाद फिर 1999 में आकर के कारगिल में जो घुसपैठ हुई थी, कारगिल युद्ध हुआ। तो इन सारे युद्धों के बाद पाकिस्तान को ये लगने लग गया शुरू से ही कि वो प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से भारत से जम्मू कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकता। इसलिए उसने अपना एजेंडा बदला और उसने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू किया। आतंकवाद को खास तौर से इसने बढ़ावा दिया 1989 के बाद, और आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी वहां पर। ये सारे बिंदु चलते रहे, जिसकी अंतिम परिणति आप देखेंगे कि 5 अगस्त जो 2019 को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए अनुच्छेद 370 को भी समाप्त किया, और फिर उसके साथ में उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया, राज्य का पुनर्गठन किया, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो इस बिंदु को अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल मतलब इस पे आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ लीजिए।